नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय विद अशोक पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी में मॉड्यूल बी चैप्टर नंबर 13 का पार्ट 4 करेंगे और इसी के साथ में थ्योरेटिकल पार्ट पूरा का पूरा इसका कवर हो जाएगा। अगले पार्ट में हम एमसीक्यूज देखेंगे। इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं, देखो अभी तक हमने सप्लाई और डिमांड दोनों के बारे में अलग अलग पढ़ लिया है। अब दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, उनके बीच में इक्विलिब्रियम समझेंगे, कैसे सामंजस्य बनता है। फिर हम देखेंगे कि अगर सप्लाई या डिमांड कर्व में शिफ्ट होता है तो उसका क्या प्रभाव होगा। सप्लाई कर्व में या डिमांड कर्व में अगर शिफ्ट होती है उसका क्या प्रभाव होता है, और साथ साथ में प्राइस और क्वांटिटी में चेंजेस का इंटरप्रिटेशन करेंगे कि प्राइस और क्वांटिटी में चेंजेस होते हैं तो ओवरऑल क्या चीज़ कैसे चलती है सप्लाई और डिमांड कर्व में, वही बातें हमें यहाँ पर डिटेल में करनी है। थोड़ा लेक्चर बड़ा होगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा क्या है कि शॉर्टकट मारना मेरे लिए मुश्किल हो पा रहा है कि मतलब हमें हर बात आपको बतानी पड़ जाएगी, अदरवाइज आपको चीज़ें समझ में कम आएंगी। ओके, है वैसे सिंपल सा ही है, पढ़ते चलेंगे और समझते चलेंगे, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन यह है कि थोड़ा लंबे प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, सप्लाई और डिमांड दोनों का आपस में सामंजस्य। इक्विलिब्रियम का मतलब ऐसे होता है कि जैसे अगर मुझे मान लो भूख लगी है और मुझे 4 रोटी खानी है, तो बस मुझे अगर 4 रोटी मिल जाए तो यही इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, मुझे भूख लगी है और मुझे 5 रोटी खानी है और अगर मुझे 3 रोटी मिले तो कोई फ़ायदा नहीं है, बात नहीं बनती है। ठीक है, अगर मुझे सिर्फ 3 रोटी खानी है और मुझे जो है 10 रोटी दे दे कोई ला करके, तो भी कोई मतलब नहीं बनता है, इस बात का वेस्टेज ही होगा। तो इक्विलिब्रियम वो जगह होती है जहाँ पर जितनी डिमांड की जाए अगर उतनी ही सप्लाई मिल जाए तो बस वही पॉइंट को इक्विलिब्रियम कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो जाती बात। टिल नाउ वी हैव बीन कंसिडरिंग द डिमांड एंड सप्लाई इन आइसोलेशन। अभी तक हमने जो है डिमांड को अलग और सप्लाई को अलग अलग कंसिडर किया है। वी नो द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट आर विलिंगली बॉट एंड सोल्ड एट ईच प्राइस। हमने अभी तक देखा कि मतलब अगर एप्पल का प्राइस 500 रहता है तो लोग कितना खरीदते हैं और कितना प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करना चाहता है, ये सारी बातें हम अभी तक देख चुके हैं। वी हैव सीन दैट कंज्यूमर्स डिमांड डिफरेंट अमाउंट ऑफ एप्पल्स, कार्स एंड कंप्यूटर्स एज ए फंक्शन ऑफ द प्राइसेस ऑफ दीज गुड्स। अभी तक हमने देखा कि लोग जो डिमांड करते हैं, चाहे सेब की हो, कार की हो, कंप्यूटर्स की हो, वो किस पर निर्भर करता है कि उन गुड्स का प्राइस क्या है। उन गुड्स के प्राइस के आधार पर ये डिमांड करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से सिमिलरली प्रोड्यूसर्स विलिंग टू सप्लाई डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ गुड्स डिपेंडिंग अपॉन देयर प्राइसेस। इसी तरीके से जो प्रोड्यूसर हैं वो कितने एप्पल का सप्लाई करेंगे वो भी डिपेंड करता है उनके प्राइसेस पर। आपको याद होगा 100 रुपये पर पेटी के हिसाब से, पर बॉक्स के हिसाब से जब था तो कोई भी सेब प्रोड्यूस ही नहीं करना चाहता, तो दूसरे कामों में लगना चाहते थे। जब 500 रुपये किलो, 500 रुपये पर पेटी हुआ, 500 रुपये पर बॉक्स हो, तो बहुत ज़्यादा जो है प्रोडक्शन शुरू हुआ और सप्लाई बढ़ी थी। ठीक है, तो वही बता रहे हैं, उनके प्राइस पर ही निर्भर करता है। बट हाउ कैन बी पुट बोथ साइड्स ऑफ द मार्केट टुगेदर, लेकिन हम डिमांड पार्ट को और सप्लाई पार्ट को एक साथ कैसे ले करके आए। द आंसर इज दैट सप्लाई एंड डिमांड इंटरेक्ट इन प्रोड्यूस एंड इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी आर मार्केट इक्विलिब्रियम। तो आंसर है कि सप्लाई और डिमांड इंटरेक्ट करते हैं टू प्रोड्यूस एन इक्विलिब्रियम प्राइस। एक ऐसा प्राइस लाने की कोशिश करते हैं जो दोनों में एक जैसा हो। ठीक है, क्वांटिटी आर मार्केट, इसे ही प्राइस और मतलब प्राइस और क्वांटिटी में एक सामंजस्य बैठाने की कोशिश की जाती है और इसे मार्केट इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाती है। मार्केट इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाती है। द मार्केट इक्विलिब्रियम कम्स एट दैट प्राइस एंड क्वांटिटी वेयर द फोर्सेस ऑफ सप्लाई डिमांड आर इन बैलेंस। मतलब मार्केट इक्विलिब्रियम उस प्राइस पर आता है जहां पर सप्लाई और डिमांड के फोर्स आपस में बैलेंस में आ जाते हैं, बराबर में आ जाते हैं। ओके, सरल सी बात है, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, बस हमें पढ़ते रहना होगा। ओके, एट द इक्विलिब्रियम प्राइस द अमाउंट दैट बायर्स वांट टू बाई इज जस्ट इक्वल टू द अमाउंट दैट सेलर वांट टू सेल। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम वो प्राइस होता है जिस पर बायर जितना बेचना चाहता है, सेलर उतना, सॉरी, बायर जितना खरीदना चाहता है, सेलर भी उतना ही बेचना चाहता है, दोनों यहाँ पर इक्वल हो जाते हैं। द रीजन वी कॉल दिस इक्विलिब्रियम इज दैट व्हेन द फोर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड आर इन बैलेंस देयर इज नो रीजन फॉर प्राइस टू राइज और फॉल एज लॉन्ग एज अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज। तो हम इसे इक्विलिब्रियम क्यों कहते हैं, एक सामंजस्य क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर डिमांड के फोर्सेस और सप्लाई के फोर्सेस आपस में इक्वल हो जाते हैं तो फिर ना तो प्राइस बढ़ता है और ना ही घटता है। जितनी डिमांड हो रही है उतनी ही सप्लाई अगर हो रही है तो प्राइस बढ़ने और घटने का कोई सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि अगर डिमांड बढ़ेगी तब प्राइस बढ़ते हैं, सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस घटते हैं। ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, डिमांड और सप्लाई इक्वल हैं तो ना प्राइस बढ़ेगा ना घटेगा। ओके, अब एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है
एप्पल वाले एग्जाम्पल के थ्रू जो है हम ये देखेंगे। टू फाइंड द मार्केट प्राइस एंड क्वांटिटी वी फाइंड द प्राइस एट विच द अमाउंट डिजायर्ड टू बी बॉट एंड सोल्ड जस्ट मैचेज। तो हमें अगर ये जानना है कि भाई इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी क्या रहने वाली है, तो इसके लिए हम देखेंगे कि कितना क्वांटिटी खरीदी और कितनी बेची जा रही। उसके लिए यही है हमारा सप्लाई और डिमांड जो है, जो हमने ये चार्ट जो है डिमांड में अलग और सप्लाई में अलग पढ़ा हुआ है। दोनों पढ़े हैं, लेकिन डिमांड ध्यान करिए, जब सप्लाई की बात थी तो 100 रुपये में 0 प्रोडक्शन हो रहा था, करेक्ट है। और याद ये भी करिए कि जो है जब 500 रुपये प्राइस था तो केवल 9 पेटी यानी 9 बॉक्स ही परचेज किया था। तो दोनों जो सप्लाई का जो टेबल था और जो डिमांड का टेबल था, दोनों को एक ही में मिक्स कर दिया गया है। अब अगर आप इस चार्ट को पढ़ें तो आप ये देखते हैं कि 500 रुपये जब एप्पल का प्राइस है, कितना 500 रुपये एप्पल का प्राइस है, तो 9 मिलियन बॉक्सेस की डिमांड हो रही है, जबकि सप्लाई 18 मिलियन की हो रही है। डिमांड कम है, क्यों? क्योंकि 500 रुपये किलो है, महंगा है, हम नहीं खाना चाहते। सप्लाई ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि जो है प्रोड्यूसर को लगता है कि हम महंगे में बेचेंगे, हमको ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि भाई मार्केट की स्थिति क्या है, सरप्लस है, सरप्लस है मार्केट स्थिति। सरप्लस का क्या मतलब है कि 9 ही पेटी लोग खरीदना चाहते हैं और 18 पेटी माल मार्केट में पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब हमारे पास माल ज़्यादा है, सामान ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा है। और प्रेशर ऑन प्राइस क्या है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मतलब कि प्राइस घटना चाह रहा है, क्यों? क्योंकि भाई 18 ट्रक माल है और 9 ही ट्रक बिकेगा, तो बाकी 9 ट्रक का क्या होगा, सस्ते में बेच दो। तो वही डाउनवर्ड की बात हो रही है। सिमिलर कंडीशन यहाँ पर भी है। जब 400 रुपये का प्राइस है तो 10 बॉक्स से 10 पेटी जो है सेब की डिमांड है, 16 पेटी दी जा रही है। तो अभी भी मार्केट में 6 पेटी ज़्यादा माल है और प्राइस फर्दर गिरना चाहता है। अब 300 रुपये जब प्राइस हुआ तो देखो 12 पेटी जो है सप्लाई डिमांड की जा रही, 12 बॉक्स खरीदना चाहते हैं लोग और 12 बॉक्स ही सप्लाई किए जा रहे हैं। तो दोनों सेम है। तो यहाँ इक्विलिब्रियम की स्थिति है, ना तो प्राइस घटेगा ना बढ़ेगा, न्यूट्रल वाली स्थिति बन गई है। आगे बढ़े 200 रुपये में अगर हम देखें तो भाई 15 पेटी, अब सस्ता है सेब तो 15 पेटी खाना चाहते हैं लोग, लेकिन 7 ही पेटी आ रही है, क्यों? क्योंकि सस्ते में नुकसान हो रहा है, इसलिए वो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस ही नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर शॉर्टेज है, हम चाहते हैं 15 ट्रक माल, सिर्फ 7 ही ट्रक माल आ रहा है, तो ऑब्वियसली शॉर्टेज है और प्राइस बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि भाई 7 ट्रक का माल 15 लोग खरीदने जाएंगे तो महंगा कर देंगे। सेम वही बात यहाँ पर भी लागू होती है कि ये 20 पेटी माल खरीदना चाहते हैं और आ ही नहीं रहा है, सेब बना ही नहीं रहे हैं, लोग सेब प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में भी शॉर्टेज है और महंगा होगा ही होगा। तो ये वाली स्थिति जो है सर, पूरा समझाया मैंने आपको, ये वाली स्थिति, इसे ही इक्विलिब्रियम की स्थिति कहते हैं, जहाँ पर जितनी क्वांटिटी सप्लाई की जा रही उतनी ही क्वांटिटी डिमांड की जा रही, तो दैट इज इक्विलिब्रियम, ठीक है फ्रेंड। मार्केट इक्विलिब्रियम, अब मार्केट का इक्विलिब्रियम कब आता है, कम्स एट द प्राइस एट विच क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। क्वांटिटी जो डिमांड की गई है इक्वल टू क्वांटिटी जो सप्लाई की गई है, अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं तो उसी जगह पर ही मार्केट इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, ठीक है। एट दैट इक्विलिब्रियम देयर इज नो टेंडेंसी फॉर द प्राइस टू राइज और फॉल। अब इस स्थिति में न तो बढ़ेगा ना घटेगा, प्राइस न्यूट्रल रह जाता है। इक्विलिब्रियम प्राइस इज आल्सो कॉल्ड मार्केट क्लियरिंग प्राइस। ध्यान देंगे, ये पूछा जाता है इक्विलिब्रियम प्राइस को और किस नाम से जानते हैं, तो सर इसको जो है मार्केट क्लियरिंग प्राइस के नाम से जाना जाता है। क्यों? दिस डिनोट दैट द ऑल सप्लाई एंड डिमांड ऑर्डर्स आर फिल्ड। जितने भी सप्लाई और डिमांड के ऑर्डर हैं वो सारे के सारे पूरे कर दिए जाते हैं। द बुक्स आर क्लियर्ड। देखो मार्केट क्लियरिंग मतलब जितनी भी बुक में ऑर्डर हैं, हमारे पास 10 ऑर्डर आए थे, 10 के 10 ऑर्डर हमने खत्म कर दिए, दे दिए, तो हमारी बुक क्लियर हो जाती है। द बुक्स आर क्लियर्ड ऑफ ऑर्डर्स एंड डिमांडर्स एंड सप्लायर्स आर सेटिस्फाइड। जो बुक है, ऑर्डर की जो बुक है वो क्लियर हो जाती है और डिमांड करने वाले लोग और सप्लाई करने वाले लोग दोनों के दोनों संतुष्ट रहते हैं। इसीलिए इसे मार्केट क्लियरिंग प्राइस कहा जाता है, क्योंकि पूरी मार्केट क्लियर हो जाती है, सब कुछ खप जाता है एक तरीके से अगर हम कहें तो, ठीक है। तो ये हो गई बात हमारी। अब अगला टॉपिक है इक्विलिब्रियम विद सप्लाई एंड डिमांड कर्व। अगला टॉपिक नहीं है, इसी का ही है, मतलब हम कर्व के साथ वही बात देखेंगे जो अभी तक हमने डिस्कस की है। वी ऑफन शो द मार्केट इक्विलिब्रियम थ्रू द सप्लाई एंड डिमांड कर्व लाइक वन इन द फिगर 3। अभी हम फिगर दिखा देंगे आपको। दिस फिगर कंबाइंस द सप्लाई कर्व विद द डिमांड कर्व, जिनको हमें प्रीवियसली डिस्कस किया हुआ है। तो इस कर्व में हम सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व दोनों को एक साथ मिला लेते हैं। ये है सर, ये आपका
क्वांटिटी कितनी सप्लाई हो रही है, ये प्राइसेस क्या हैं, और देखो इक्विलिब्रियम कहाँ पर आ रहा है, 300 रुपये पर। क्यों? क्योंकि 300 रुपये पर हमारा ये सप्लाई कर्व है और ये डिमांड कर्व है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 300 रुपये पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ऊपर में सरप्लस की स्थिति है और नीचे में शॉर्टेज की स्थिति बनी हुई है, ठीक है। तो मार्केट इक्विलिब्रियम एट द इंटरसेक्शन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड कर्व। मार्केट जो है इक्विलिब्रियम कहाँ पर आएगा, जहाँ पर दोनों कर्व एक दूसरे को काटते हैं। बी सी दैट द बैलेंस और इक्विलिब्रियम ऑफ सप्लाई एंड डिमांड कम्स एट पॉइंट सी। मतलब ऊपर में हम ये देख रहे हैं कि पॉइंट सी पर ये आ रहा है, जहाँ पर सप्लाई और डिमांड कर्व इंटरसेक्ट करते हैं। तो देखिए पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहीं पर इक्विलिब्रियम आ रहा है, ठीक है। क्वांटिटीज, फिर वही बात जो हमने अभी तक समझी वही, क्वांटिटीज डिमांडेड एंड सप्लाइड आर इक्वल, देयर इज नो शॉर्टेज आर सरप्लसेस, देयर इज नो टेंडेंसी फॉर द प्राइसेस टू राइज आर फॉल, है ना। मतलब जितनी क्वांटिटी डिमांड हुई उतनी ही सप्लाई हुई है, इसलिए शॉर्टेज भी नहीं है, सरप्लस भी नहीं है, और प्राइस के ऊपर नीचे जाने का भी कोई मतलब नहीं है। एट पॉइंट सी एंड ओनली एट पॉइंट सी द फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड फोर्सेस ऑफ डिमांड आर इन बैलेंस। केवल पॉइंट सी पर ही सप्लाई के फोर्स और डिमांड के फोर्स बैलेंस में हैं। एंड द प्राइसेस हैज सेटल्ड एट ए सस्टेनेबल लेवल, और जो प्राइस है वो एक सस्टेनेबल लेवल पर, उसी पर मेंटेन रहने की स्थिति में बना हुआ है। इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी कम्स वेयर द अमाउंट विलिंगली सप्लाइड इक्वल्स द अमाउंट विलिंगली डिमांडेड। इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी दोनों, इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी दोनों उसी जगह पर इक्विलिब्रियम में आते हैं, जितना हम अपनी इच्छा से सप्लाई करें और जितना अपनी इच्छा से लोग डिमांड करें, अगर दोनों इक्वल हो जाए तो उसी पॉइंट पर ही ये इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है। इन कॉम्पिटिटिव मार्केट दिस इक्विलिब्रियम इज फाउंड एट द इंटरसेक्शन ऑफ द सप्लाई एंड डिमांड कर्व। कॉम्पिटिटिव मार्केट में जहाँ पर डिमांड और सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पर ही हमें इक्विलिब्रियम मिलेगा। देयर आर नो शॉर्टेज आर सरप्लस एट द इक्विलिब्रियम प्राइसेस। तो घूम टहल के आप देख रहे होंगे एक ही बात को कम से कम 6 बार इन्होंने बताया होगा हमको कि हाँ ना ज़्यादा है ना कम है, फ्ला फ्ला, ठीक है, ब्ला ब्ला। तो ये हो गई बात हमारी। फिर से एक बार इसको रिव्यू करते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि अभी तक भाई हमने डिमांड को अलग और सप्लाई को अलग डिस्कस किया है, और कितना परचेज करना चाहते हैं, कितना खरीदना चाहते हैं लोग, वो भी हमें पता है, कितना लोग बेचना चाहते हैं वो भी हमें पता है, ठीक है। हमने देखा कि कस्टमर जो है डिफरेंट चीज़ों की, एप्पल की, कार की और कंप्यूटर की डिमांड करते हैं, क्योंकि वो प्राइसेस ऑफ दीज गुड्स पर डिपेंड करता है, उन चीज़ों के प्राइस पर निर्भर करता है। ठीक उसी तरीके से सप्लाई भी जो है, कितना सप्लाई करेगा प्रोड्यूसर, वो भी उसके प्राइस पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम दोनों मार्केट के दोनों साइड को एक साथ कैसे लेकर के आएँ, तो उसके लिए हमें डिमांड और सप्लाई को इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पर लेकर के आना होगा, या मार्केट इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करना होगा, ठीक है। मार्केट इक्विलिब्रियम आता है उस प्राइस और क्वांटिटी पर जहां पर सप्लाई का फोर्स इक्वल टू डिमांड के फोर्स के होता है, ठीक है। प्राइस भी 300 का होगा और डिमांड भी, सप्लाई और डिमांड भी 12-12 मिलियन बॉक्सेस की ही होगी, दोनों इक्वल रहते हैं फ्रेंड्स, ओके। करेक्ट है ना बात मेरी। 300 जैसे देखिए यहाँ पर टेबल में अगर देखिए 300 रुपये का प्राइस है, 12 सप्लाई हो रहा है और 12 डिमांड हो रहा है, 12 सप्लाई हो रहा है। तो प्राइस भी 300 का ही है, सेम है, डिमांड वाले का भी, सप्लाई वाले का भी, और क्वांटिटी भी सेम है। ये यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, ठीक है। उसके बाद में फिर हमने देखा तो मार्केट इक्विलिब्रियम जो है क्या होता है, जब फोर्सेस ऑफ डिमांड और सप्लाई बैलेंस में होते हैं। इक्विलिब्रियम प्राइस पर द अमाउंट दैट बायर्स वांट टू बाई इज, सॉरी फ्रेंड्स, डिस्टर्बेंस के लिए शुरू करेंगे। तो हमने देखा कि जो है मार्केट इक्विलिब्रियम कब आता है, जब जितना लोग खरीदना चाहते हैं उतना ही अगर दूसरे लोग बेचना चाहते हैं, तो वहीं पर इक्विलिब्रियम आ जाता है। यहाँ पर क्वांटिटी भी सेम होती है और प्राइस भी सेम रहता है, ओके। तो इसको इक्विलिब्रियम क्या कहते हैं, क्योंकि इस समय जो है जो डिमांड के फोर्सेस हैं और सप्लाई के फोर्सेस हैं वो आपस में बैलेंस में रहते हैं, और प्राइस न्यूट्रल रहता है, ना तो ऊपर जाना चाहता है ना नीचे जाना चाहता है इस स्थिति में। इसीलिए इसको इक्विलिब्रियम यानी कि सामंजस्य की स्थिति कहा जाता है, ओके। अगर प्राइस ऊपर नीचे भाग रहा है तो उसे इक्विलिब्रियम नहीं कह सकते हैं, ओके। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हमने देखा था, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया ये बाकायदा। इसमें हमने देखा कि जब 300 रुपये का प्राइस है पर बॉक्स, तो 12 पेटी डिमांड होगी, 12 पेटी ही सप्लाई की जा रही है। तो ऐसे में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो रहा है, प्राइस ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, क्योंकि जितना हम चाह रहे हैं उतना मिल रहा है,
तो हमें फिर दाम में ऊपर नीचे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो मार्केट इक्विलिब्रियम जो है उस प्राइस पर आता है जब जितनी क्वांटिटी की डिमांड की जाए उतनी ही क्वांटिटी सप्लाई कर दी जाती है। इस स्थिति में प्राइस के ऊपर और नीचे जो है जाने की कोई टेंडेंसी नहीं रहती है, और इक्विलिब्रियम प्राइस को मार्केट क्लियरिंग प्राइस के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस स्थिति में जितने भी ऑर्डर, डिमांड और सप्लाई जितनी भी होती है वो सारे ऑर्डर क्लियर हो जाते हैं। ऑल द ऑर्डर्स आर क्लियर्ड, और जो डिमांड करने वाले हैं, जो सप्लाई देने वाले, दोनों सेटिस्फाइड रहते हैं। इसीलिए इसे मार्केट क्लियरिंग प्राइस कहा जाता है, क्योंकि मार्केट पूरी तरह से क्लियर रहती है, हर ऑर्डर क्लियर हुआ होता है। फिर डिमांड कर्व के थ्रू हमने यही चीज़ देखी, यहाँ पर डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं सी पॉइंट पर, और यहीं पर ही इक्विलिब्रियम आकर के इस्टेब्लिश होता है। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा कि सी पॉइंट पर ही डिमांड के जितने भी फोर्सेस हैं और सप्लाई के जितने फोर्सेस हैं वो आपस में इक्वल हैं। सी पॉइंट पर ही इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है। इक्विलिब्रियम जो है उस जगह पर आता है जहाँ पर जितनी सप्लाई है उतनी ही अगर डिमांड होगी तो हमें ये सिचुएशन मिल जाती है। कम्पिटिटिव मार्केट में इक्विलिब्रियम कहाँ पर मिलता है? जहाँ पर सप्लाई और डिमांड कर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं। यहाँ पर कोई शॉर्टेज या सरप्लस की स्थिति नहीं होती है, और प्राइस भी न्यूट्रल रहता है, ना ऊपर जाना चाहता है ना नीचे जाना चाहता है। तो देखिए कोई डिफ़िकल्टी नहीं, बस थोड़ा समय लगेगा, मतलब कहने का आसान सी चीज़ है, लेकिन बस घूम घूम के थोड़ा समय देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा हर चीज़ को। इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन सप्लाई एंड डिमांड कर्व। अगर सप्लाई और डिमांड कर्व में शिफ्ट होती है तो उसका इफेक्ट क्या होगा? एक एग्जाम्पल से अगर हम समझना चाहें तो मैं आपको ये पूरा समझाता हूँ। देखिए दो चार्ट हमें यहाँ पर पढ़ने हैं, इसी में मैं यहीं पर आपको समझाता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारा डिमांड कर्व है, ठीक है, और ये हमारा सप्लाई कर्व है। तो इन्होंने यहाँ पर इंटरसेक्ट किया हुआ है, तो प्राइस ये रहने वाला है, करेक्ट है। अब सोचो कि हमारा जो है सप्लाई बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल मेरी सप्लाई बढ़ जाती है, तो अगर सप्लाई बढ़ेगी तो हमारा सप्लाई कर्व यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बराबर बात है। सप्लाई कर्व राइट साइड में जाएगा क्योंकि सप्लाई बढ़ी हुई है। सप्लाई घटेगी तो हमारा सप्लाई कर्व लेफ्ट साइड में आएगा। सिमिलरली डिमांड का भी केस है, अगर डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड कर्व राइट साइड में यानी ऊपर की तरफ जाएगा, और डिमांड घटेगी तो नीचे की तरफ आएगा। अब अगर सप्लाई बढ़ गई तो हमारा डिमांड का जो सप्लाई कर्व है वो इधर की तरफ शिफ्ट कर गया। यही इतनी बात समझनी जो मैं आपको इस फिगर में समझाऊंगा, यही इतना समझना ही है इसमें। तो क्या हुआ, फिर से देखें, ज़्यादा हो गया, फिर से देखें। ये हमारा सप्लाई कर्व है, ये हमारा डिमांड कर्व है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मैंने आपको बोला कि भाई समय आता है सप्लाई हमारी बढ़ जाती है, यानी कि क्या हुआ कि लोगों ने ज़्यादा जो है मतलब प्रोडक्शन किया और सप्लाई बढ़ा दी किसी वजह से। सप्लाई जब ज़्यादा हो गई तो क्या हुआ, अब ये डिमांड, दिस इज डिमांड कर्व, दिस इज सप्लाई कर्व। अब ये सप्लाई कर्व जो है नया हो गया, शिफ्ट कर गया, सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गया। प्राइस के अलावा किसी वजह से अगर होता है तो शिफ्ट हो जाता है। तो सप्लाई शिफ्ट कर गई है, तो अब क्या होगा, ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं? इस पॉइंट पर। देखिए यहाँ पर प्राइस ये वाला रहेगा, यहाँ पर प्राइस क्या होगा, ये वाला, ठीक है। तो अगर हम मान लें यहाँ 100 रुपीज़ है, तो यहाँ हो सकता है 200 हो, यहाँ पर हो सकता है 300, यहाँ पर 400। प्राइसेस ऐसे ही तो रहते हैं बढ़ते क्रम में। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आप देखो कि अगर सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई बढ़ी तो प्राइस क्या हुआ, प्राइस क्या हुआ भाई, सप्लाई बढ़ गई तो पहले प्राइस जो 300 था अब वो 200 हो गया, प्राइस घट गया। सप्लाई बढ़ी, प्राइस घटा, ये सही भी है भाई। अगर कोई चीज़ ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल हो जाएगी तो हम उसकी वैल्यू करना कम कर देंगे, तो प्राइस घट जाएगा। तो सही लगा ना ये, मतलब ये अब कर्व के थ्रू यही मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। नियम क्या होता है, अगर डिमांड बढ़ती है, अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस बढ़ता है, अगर डिमांड घटती है तो उसका प्राइस घटता है, करेक्ट है ना। कोई चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, हर कोई जो है BMW कार खरीदना चाहता है तो वो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। अगर हर कोई BMW नहीं खरीदना चाहेगा तो उसका प्राइस घट जाएगा। डिमांड पर ये है, और सप्लाई पे क्या है, जनरेटर पर शिफ्ट कर दिया है। अब ये पावर कट का इशू नहीं रहना चाहिए, सॉरी है अगेन। तो हमने ये सीखा अभी तक कि सप्लाई और डिमांड कर्व का मैं शिफ्टिंग की बात कर रहा था। तो देखिए 4 कंडीशंस बन सकती हैं। 4 कंडीशन कौन कौन सी बन सकती हैं? देखो ये हमारा डिमांड कर्व है, दिस इज आवर डिमांड कर्व एंड दिस इज आवर सप्लाई कर्व, ठीक है। अब हम पहले सप्लाई कर्व को शिफ्ट करते हैं। सप्लाई कर्व को अगर मैं शिफ्ट करूं, मैं मान लेता हूं सप्लाई बढ़ जाती है, तो सर अगर बढ़ जाएगी, यहाँ मैं मान लेता हूँ 100 रुपीज़ प्राइस है, यहाँ 200 कहीं, यहाँ 300 है, यहाँ 400 है, यहाँ 500 है, ठीक है। सप्लाई में मान लेते हैं यहाँ पर 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, लाइक दैट, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हमारी सप्लाई बढ़ गई, ठीक है, तो अगर सप्लाई
बढ़ गई तो प्राइस पर क्या असर होगा, हम ये जानना चाह रहे हैं। ठीक है, तो भाई सप्लाई बढ़ गई तो प्राइस जो 400 रुपये था वो प्राइस घट करके 250 रुपये हो रहा है, तो प्राइस क्या हुआ फ्रेंड्स, डाउन हो जाएगा। सिंपल है, कर्व के थ्रू यही बात हम समझने का प्रयास करें। अच्छा सोचो ऐसा हो कि जो है सप्लाई घट जाए, सप्लाई घट गई तो कोई बात नहीं, घटा देते हैं। सप्लाई बढ़ी थी तो नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ, घटेगी तो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। सर मान लेते हैं ये स्थिति बन गई, सप्लाई हमारी घट गई, तो अगर घट गई तो अब प्राइस की क्या स्थिति बन रही, ये वाली हो सकता है यहाँ 600 रुपये का प्राइस हो, करेक्ट है। तो उस केस में अगर सप्लाई हमारी घटेगी तो प्राइस हमारा बढ़ेगा, और होता भी यही है, नियम भी यही है ना। सप्लाई कोई चीज़ ज़्यादा रहेगी तो सस्ती रहेगी, कोई चीज़ कम रहेगी तो महंगी रहेगी। तो कर्व से समझ लीजिए क्या बताना चाह रहा है, यही इतना ये बताने का पूरा थियरी इसमें समझाने का प्रयास है कि भाई अगर कर्व इधर शिफ्ट करेगा तो प्राइस घटेगा, कर्व उधर शिफ्ट करेगा, इधर कब शिफ्ट करेगा, जब जो है सप्लाई बढ़ेगी, इधर कब शिफ्ट करेगा, जब सप्लाई घटेगी। ठीक है, कैसे हमें कैसे लगेगा, भाई लगेगा क्यों नहीं तुमको, देखो पहले सप्लाई जो है सोचो यहाँ 5 से शुरू हो रही थी, अब सप्लाई यहाँ 10 से शुरू हो रही, तो सप्लाई बढ़ी है कि नहीं। अब यहाँ स्थिति यह है कि सप्लाई जो है शुरू हो रही है 1 ओक से, तो सप्लाई घटी है कि नहीं घटी है। ठीक है, तो ये हो गया सप्लाई कर्व को शिफ्ट किया हमने से। अब दूसरी स्थिति लेते हैं, इसमें हम डिमांड कर्व को शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो ये वाला ठीक है, चलो कोई नहीं, इसे ही यूज कर लेते हैं। तो ये हमारा मान लो सप्लाई कर्व है जो इसमें बना हुआ है, और हमारा डिमांड कर्व कैसा होता है फ्रेंड्स, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये हमारा डिमांड कर्व है, ये हमारा मान लेते हैं यही वाला सप्लाई कर्व है हमारा। ओके, इसको हमने यूज किया, तो यहाँ पर 100 रुपीज़ होगा, 200, 300, और यहाँ पर 5, 10, 15, 20, दिस इज़ क्वांटिटी, दिस इज़ प्राइस। ठीक है, ये सारा लिखा हुआ है। तो हमारा प्राइस अभी क्या रह रहा है, लगभग 250 के आसपास में। ठीक है, सो प्राइस हमारा, और अगर हमारा जो है डिमांड, ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, प्राइस अभी 250 के आसपास रह रहा है। फिर आगे ट्राई करते हैं कुछ और। हम ट्राई क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम ये देखेंगे कि अगर मान लो हमारी डिमांड बढ़ जाए, अगर हमारी डिमांड बढ़ जाए तो भाई डिमांड बढ़ेगी तो ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा कर्व की नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा। अगर हमारी डिमांड बढ़ेगी तो भाई डिमांड अगर हमारी बढ़ेगी तो कर्व जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा, ऊपर की तरफ ही शिफ्ट कर जाएगा। तो डिमांड बढ़ गई, कर्व हमारा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर गया, तो उस केस में हमारा डिमांड और सप्लाई कर्व का इंटरसेक्शन यहाँ पर हुआ। अब मे बी कि ये 400 प्राइस पर चला गया, ये 400 प्राइस पर चला गया। तो जब हमारी डिमांड बढ़ी तो आपने देखा कि प्राइस भी बढ़ गया। पहले कितना था, 250 रुपये का प्राइस था, न्यू प्राइस क्या है 400 रुपये का। डिमांड बढ़ी, प्राइस बढ़ गया। ठीक है, अगली परिस्थिति लेते हैं, मान लेते हैं हम ये मान लेते हैं कि हमारी डिमांड घट गई है, डिमांड, दिस इज द डिमांड कर्व, हमारी डिमांड घट गई है। अगर डिमांड घटेगी तो हमारा कर्व नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब डिमांड घट चुकी है तो नया इंटरसेक्शन कहाँ पर हो रहा है सर, यहाँ कहीं पर हो रहा है, और इसकी वजह से प्राइस क्या आ रहा है सर, लगभग 200 रुपये आ रहा है। सो हमारा प्राइस अब 200 रुपये हो गया। पहले प्राइस कितना था सर, 250 था। तो इसका मतलब डिमांड घटी है तो प्राइस भी घटा है। देखो डिमांड घटी, डिमांड कर्व इसीलिए नीचे शिफ्ट हो गया। नाउ दिस इज द डिमांड कर्व, ये हमारा नया डिमांड कर्व हो गया। तो डिमांड घटेगी तो प्राइस भी घटेगा। ठीक है, तो बात यही इतना कुल मिलाकर के 4 परिस्थितियां मुझे आपको पढ़ानी, समझानी और सिखानी है इस पूरे मतलब टॉपिक में, इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम यही बातें डिस्कस करेंगे जो भी अभी तक मैंने आपको समझाया हुआ है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ लिया है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देख लेते हैं। तो इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन सप्लाई और डिमांड कर्व, द एनालिसिस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड ऑपरेटर्स कैन डू मच मोर दैन टेलिंग अस अबाउट द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। सिर्फ किस प्राइस पर सामंजस्य इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें भी बता सकता है। इट कैन आल्सो बी यूज टू प्रेडिक्ट द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी। इकोनॉमिक कंडीशन में चेंज होने की वजह से प्राइस और क्वांटिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको भी प्रिडिक्ट कर सकता है, इसका भी अनुमान लगा सकता है। लेट अस चेंज आवर एग्जांपल टू द ब्रेड। इसके लिए इन्होंने ब्रेड का एग्जांपल लिया। ठीक है, सपोज दैट अ स्पेल ऑफ बैड वेदर रेजेज द प्राइस ऑफ व्हीट अ की इंग्रेडिएंट इन द ब्रेड। इन्होंने कहा कि कल्पना करिए कि मतलब मौसम खराब हुआ है जिसकी वजह से जो गेहूं है उसका दाम बढ़ गया, और गेहूं से ही ब्रेड बनता है तो अल्टीमेटली ब्रेड का भी दाम बढ़ जाएगा। ठीक है, दैट शिफ्ट द सप्लाई कर्व टू द फॉर द ब्रेड टू द लेफ्ट, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो सप्लाई कर्व है ब्रेड का वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। देखते हैं कहाँ पे है, यहाँ पे
देखिए ये सप्लाई कर्व है हमारा, दिस इज सप्लाई कर्व, दिस इज डिमांड कर्व, इनका जो है इंटरसेक्शन ई पर हो रहा था, यानी ये प्राइस पर हम बेच रहे थे। अब क्या हुआ, सप्लाई कम हो गई, क्यों, क्योंकि गेहूं हुआ नहीं तो सप्लाई कम हो गई, तो सप्लाई कम होगी तो इधर की तरफ आएंगे कि उधर की तरफ जाएंगे। देखें यहाँ 5, 10, 15, 20, 25 होगा, तो ये 20 पर है तो यहाँ 5 पर आया। सप्लाई कम हो गई तो हमें इधर की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, सप्लाई ज़्यादा होगी तो हमें राइट की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, बता चुका हूँ, ठीक है। अब ये इधर की तरफ शिफ्ट कर गया तो नया इक्विलिब्रियम यहाँ पर कहीं पर मिलेगा, और ऑब्वियसली देखो यहाँ प्राइस ये है और यहाँ प्राइस हाई हो गया। अगर आप देखोगे F1 पर प्राइस बढ़ा हुआ आपको मिलेगा, वही बात ये बताने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्रेड का जो सप्लाई कर्व है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया, और इस चीज़ को जो है इन्होंने फिगर 13.7 में दिखाया है कि भाई नया जो कर्व है वो एस की जगह पर S1 या S1 या S' बन गया है। ओके, ठीक है। इन कंट्रास्ट द डिमांड कर्व हैज नॉट शिफ्टेड बिकॉज द पीपल सैंडविच डिमांड इज लार्जली अनअफेक्टेड बाय द फार्मिंग वेदर। इन्होंने बताया कि लेकिन डिमांड कर्व पे कोई प्रभाव नहीं आया। देखो डिमांड कर्व हमारा जो था डी, दिस डिमांड कर्व डी जो है वहीं का वहीं है। क्यों, सप्लाई क्यों बदली और डिमांड क्यों नहीं, क्योंकि डिमांड का मौसम खराब हो गया तो भले ही गेहूं ना हो लेकिन हम खाना थोड़ी ना छोड़ेंगे, हम तो वैसे ही खाते रहेंगे जैसे हम खाते रहे हैं। तो वही बोल रहा है कि लोगों की सैंडविच की डिमांड अभी भी वैसी की वैसी है, उसका वेदर से कोई लेना देना नहीं पड़ा, ठीक है। व्हाट हैपन्स इन द ब्रेड मार्केट, अब इसका प्रभाव क्या होगा, ब्रेड मार्केट में क्या प्रभाव आएगा। द हार्वेस्ट कॉजेज बेकर्स टू प्रोड्यूस लेस ब्रेड एट द ओल्ड प्राइस, सो क्वांटिटी डिमांडेड एक्सीड द क्वांटिटी सप्लाइड। ये बोल रहे हैं कि भाई मौसम की खराबी, हार्वेस्टिंग जो हुई है उसकी वजह से क्या हुआ कि अब चीज़ें महंगी हो गई तो जैसे मान लो पहले 200 रुपये का ब्रेड बेच रहे थे तो उस प्राइस पर हम नहीं बेच सकते, क्यों, क्योंकि हमें जो है गेहूं ही महंगा मिल रहा है, तो हम उसी प्राइस पर जो है ब्रेड 200 रुपये में नहीं बेच सकते हैं। तो लेस क्वांटिटी जो है अब प्रोड्यूस की जाएगी ब्रेड की उस प्राइस पर जो पुराना वाला प्राइस है। इसकी वजह से क्या होगा, क्वांटिटी जो डिमांड की जा रही है वो सप्लाई से ज़्यादा हो जाएगी। अब लोगों की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम हो रही, क्योंकि भाई मान लो पहले हम 10 किलो ब्रेड बनाते थे, ठीक है, 200 रुपये kg के हिसाब से हम 10 किलो ब्रेड बनाया करते थे, लेकिन अब हमें गेहूं ही महंगा पड़ रहा है तो हम 200 रुपये किलो में भाई 10 किलो अब नहीं दे सकते हैं, हम हार्डली 2 किलो दे रहे हैं। या तो फिर प्राइस बढ़ाओ या तो फिर तुम भाई 250 रुपये किलो लो तो कोई दिक्कत नहीं, हम 250 रुपये किलो में 10 किलो दे देंगे, लेकिन 200 रुपये किलो में हम 2 किलो से ज़्यादा नहीं दे पा रहे हैं। तो डिमांड ज़्यादा हो गई और सप्लाई घट गई क्योंकि हमारे पास में माल है ही नहीं। ओके, द प्राइस ऑफ ब्रेड देयरफॉर राइजेज। अब इसका असर यह होगा कि ब्रेड का प्राइस बढ़ेगा, इनकरेजिंग प्रोडक्शन एंड देयर बाई रेजिंग क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। तो अगर ब्रेड का प्राइस बढ़ेगा तो वो इनकरेज करेगा कि और ज़्यादा हमें गेहूं का प्रोडक्शन करना चाहिए, ब्रेड बनाना चाहिए, जिसकी वजह से जो क्वांटिटी सप्लाई की जा रही है वो भी बढ़ जाएगी। जबकि साथ ही साथ साइमल्टेनियसली डिस्करेजिंग कंजम्पशन एंड लोअरिंग द क्वांटिटी डिमांडेड। साथ ही साथ में चूंकि प्राइस बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो लोग जो है ब्रेड खाना कम करेंगे, कंजम्पशन कम करेंगे और क्वांटिटी जो डिमांड की जा रही है उसमें भी कमी आएगी, डिमांड में भी घटत आएगी। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी और प्राइस बढ़ेगा तो जो है सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर पूरी ये बता रहे हैं, पूरा चार्ट आपको दिखाया। आगे बढ़ते हैं। अब प्राइस बढ़ता रहेगा, द प्राइस कंटिन्यू टू राइज अंटिल एट अ न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस, मतलब प्राइस तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि जो है एक नया जो है सामंजस्य पॉइंट इक्विलिब्रियम प्राइस ना पाया जाए। द अमाउंट डिमांडेड एंड सप्लाइड आर वंस अगेन इक्वल, ऐसी जगह पर पहुंचेगा जहां पर अब फिर से डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को बराबर कर देती है, ठीक है। फिगर 13.7 शोज द न्यू इक्विलिब्रियम इज फाउंड एट पॉइंट एफ डैश द इंटरसेक्शन ऑफ न्यू सप्लाई कर्व एस एस डैश एंड ओरिजिनल डिमांड कर्व। तो फिगर में क्या दिखाया इन्होंने, बोल रहे हैं कि भाई फिगर में देखो नया इक्विलिब्रियम F1 पर मिल रहा है जहां पर डिमांड कर्व DD और SS डैश जो है आपस में, नया कर्व SS डैश आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। दस अ बैड हार्वेस्ट, इस तरीके से बैड हार्वेस्ट आर एनी लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व रेजेज प्राइसेस एंड बाय द लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड लोअर्स क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये बोल रहे हैं कि मतलब बैड हार्वेस्ट की वजह से, किन्हीं वजहों से अगर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है सप्लाई कर्व तो प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। अगर जो है ये हमारा डिमांड कर्व है और ये सप्लाई कर्व है, यदि सप्लाई कर्व लेफ्ट की तरफ बढ़ेगा, किसी भी वजह से लेफ्ट की तरफ बढ़ेगा तो उसकी वजह से प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, वजह चाहे जो हो, चाहे मौसम की खराबी हो, चाहे जो वजह हो। और डाउनवर्ड स्लोपिंग के हिसाब से, लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग के हिसाब से मतलब क्वांटिटी जो डिमांड की जाएगी वो घटती जाएगी, क्योंकि जो है प्राइस बढ़ेगा तो जो है डिमांड
घटेगी, है ना, क्योंकि यहाँ प्राइस बढ़ा है तो डिमांड घटेगी, इसलिए डिमांड घट जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सप्लाई साइड का। सिमिलरली हम जो है सेम वही चीज़ कर सकते हैं डिमांड साइड की। वी कैन ऑल्सो यूज सप्लाई एंड डिमांड ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स मतलब यही जो चित्र यूज कर रहे हैं फिगर, टू एग्जामिन हाउ शिफ्ट इन डिमांड अफेक्ट द मार्केट इक्विलिब्रियम। हम डिमांड पर भी यही चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। मैंने चारों कंडीशन आपको दिखाई रखी है, बस हम उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सपोज अब यानी कि हम इस बार हम डिमांड कर्व को प्रभावित करेंगे, सप्लाई सेम रखेंगे। सपोज दैट देयर इज ए शार्प इंक्रीज इन द फैमिली इनकम, किसी वजह से लोगों की इनकम बढ़ जाती है, सो दे वांट टू ईट मोर ब्रेड, अब वो और ज़्यादा ब्रेड खाना चाहते हैं। तो इसके लिए फिगर 13.8 रिप्रेजेंट्स द डिमांड शिफ्ट इन विच एट एवरी प्राइस कंज्यूमर डिमांड हायर क्वांटिटी ऑफ ब्रेड। ठीक है, तो 13.8 में ये है सर 13.8। अब क्या हो रहा है कि जो डिमांड है वो बढ़ गई है लोगों की, पहले डीडी की डिमांड करते थे, अब वो बोल रहे हैं कि नहीं हमको ज़्यादा डिमांड चाहिए, हर एक प्राइस लेवल पर ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड की जाने लगी। तो क्या होगा, प्राइस पहले कम था, अब जो है प्राइस बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ी प्राइस बढ़ा। ठीक है, वही बात यहाँ बताई जा रही है। डिमांड कर्व 10 शिफ्ट राइटवर्ड फ्रॉम डी टू डी डैश, तो डिमांड कर्व हमारा राइट की तरफ शिफ्ट कर जाता है, डी की जगह पर, डी और डी की जगह पर डी डैश और डी डैश की तरफ शिफ्ट कर जाता है। ओके, द डिमांड शिफ्ट प्रोड्यूसेस अ शॉर्टेज ऑफ ब्रेड एट द ओल्ड प्राइस। जो ये डिमांड की शिफ्ट हुई है इसकी वजह से ब्रेड का शॉर्टेज हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई अब हर कोई ज़्यादा डिमांड कर रहा है, पहले इतनी डिमांड थी, अब डिमांड ये हो चुकी है, तो ज़्यादा डिमांड हो रही है तो प्रोडक्शन तो उतना ही हो रहा है, सप्लाई तो उतनी ही है, सप्लाई अभी भी उतनी ही है, सप्लाई उतनी की उतनी ही है, लेकिन डिमांड आपकी बढ़ी हुई है। तो अगर डिमांड बढ़ी हुई है तो शॉर्टेज एक क्रिएट होगी, सप्लाई उतनी है, सप्लाई हम पहले 10 किलो करते थे, आज भी 10 किलो कर रहे हैं, लेकिन डिमांड 15 किलो की हो गई, तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो वही बता रहा है कि शॉर्टेज जो है ब्रेड की क्रिएट हो जाएगी। अब अगर चीज़ों की शॉर्टेज होगी और डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो I scramble for the bread ensues with the long line in the bakeries। अब मारा मारी एक तरीके की मचा हुआ है ब्रेड के लिए, तो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं बेकरीज पर। क्यों? क्योंकि सप्लाई है नहीं और डिमांड ज़्यादा है। प्राइसेस आर बिड अपवर्ड अंटिल सप्लाई एंड डिमांड कम इनटू द बैलेंस एट द हायर प्राइस। फिर वही संघर्ष शुरू होगा सप्लाई और डिमांड के बीच में, तब तक लड़ाई चलती रहेगी जब तक कि हायर प्राइस पर जा करके दोनों एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर लेते हैं। ठीक है, तो जब ये ऊपर पहुंचेगा तो यहाँ पर एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, तब जा करके रुकेगा। ग्राफिकली द इंक्रीज इन द डिमांड हैज चेंज द मार्केट इक्विलिब्रियम फ्रॉम ई टू ई डैश। यही बता रहा है कि ये जो है यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर गया है जो हमारा इक्विलिब्रियम है। और ठीक है, अब किन वजहों से हमारा, चलो ये एग्जाम्पल खत्म हो गया यहाँ पर। फॉर बोथ द एग्जाम्पल्स इन द शिफ्ट इन सप्लाई एंड शिफ्ट इन डिमांड अ वेरिएबल अंडरलाइंग दैट डिमांड आर सप्लाई कर्व है चेंज। मतलब इनका कहने का ये है कि ये जो शिफ्ट हुई है उनके पीछे क्या वजह है, तो डिमांड कर्व किस वजह से शिफ्ट होता है और सप्लाई कर्व किस वजह से शिफ्ट होता है, हमने डिस्कस किया हुआ है। जैसे इन केस ऑफ सप्लाई क्यों शिफ्ट हुआ, देयर माइट हैव बीन चेंज इन द टेक्नोलॉजी और इनपुट प्राइस। हो सकता है कि टेक्नोलॉजी बदल गई हो या जितने में बन रहा था सामान वो और सस्ते में बनने लगा, जिसकी वजह से चेंज हुआ है। ठीक है, तो सप्लाई कर्व इसलिए शिफ्ट हुआ क्योंकि टेक्नोलॉजी में चेंजेज आए हैं या इनपुट प्राइस में चेंजेज आए हैं। डिमांड में शिफ्ट क्यों हुआ है, फॉर द डिमांड शिफ्ट वन ऑफ द इन्फ्लुएंसेस अफेक्टिंग द कंज्यूमर डिमांड इनकम पॉपुलेशन एंड द प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड टेस्ट चेंज एंड देयर बाई शिफ्ट द डिमांड शेड्यूल। जो ये बात हम पहले भी कर चुके हैं भाई कि डिमांड कर्व क्यों शिफ्ट होगा। डिमांड कर्व इसलिए शिफ्ट हुआ, हो सकता है कि इनकम लोगों की बढ़ गई हो, पॉपुलेशन बढ़ गई हो, या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में कोई चेंजेज आया हो, ठीक है, टेस्ट में लोगों के चेंज आ गया हो, इन सभी वजहों से डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ है। ठीक है, तो बस मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई। इतना ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, बस केवल क्या है कि हम मतलब समझ ले रहे हैं कि हाँ भाई समझने में। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन सप्लाई एंड डिमांड कर मैंने चारों केसेस फ्रेंड्स आपको यहाँ पर समझा दी हैं, और यही बात आप दिमाग में रखें। तो इसको मेरे ख्याल से रिवीजन भी करने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना दिमाग में रखिए कि भाई ये हमारा मान लेते हैं इसको छोड़ दीजिए, मान लेते हैं ये हमारा डिमांड कर्व है, ये हमारा पहले का सप्लाई कर्व है। अगर सप्लाई हमारी बढ़ जाए, अगर हमारी सप्लाई हम ज़्यादा देने लगेंगे तो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो उस केस में जो प्राइस था वो घट जाएगा। देखो नया प्राइस घट जाएगा। अगर हमारा जो है सप्लाई कम हो जाए, से कि सप्लाई कम हो गई, अगर सप्लाई कम हो जाएगी तो यहाँ पर इंटरसेक्शन नई जगह पर होगा, तो उस केस में फ्रेंड्स जो है हमारा
जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। देखिए जब सप्लाई बढ़ी, सप्लाई प्लस हुई तो प्राइस कम हुआ। जब सप्लाई जो है हमारी प्लस हुई तो हमारा प्राइस कम हुआ। जब हमारी सप्लाई इस कर्व में आई, सप्लाई हुई माइनस, तो हमारा प्राइस घट प्लस बढ़ गया। ठीक है, तो बस यही हमारी सिचुएशन है। अगर हम किसको शिफ्ट करते हैं, सर, इसमें हमने सप्लाई कर्व को शिफ्ट किया। सिमिलरली हम डिमांड कर्व को भी शिफ्ट कर सकते हैं। हमारा डिमांड कर्व ये होता है, ठीक है, सप्लाई कर्व ये है। अब हम डिमांड कर्व को अगर शिफ्ट करें तो उस केस में देखिए, मान लेते हैं हमारी डिमांड जो है, अगर हमारी डिमांड बढ़ जाती है तो उस केस में कर्व यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा। अगर हमारी डिमांड बढ़ेगी तो हमारा कर्व, डिमांड वाला कर्व, ये यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। तो अगर हमारी डिमांड बढ़ गई है तो देखिए पहले प्राइस ये था, नाउ दिस इज द प्राइस, बढ़ चुका है तो ठीक है, हमारा प्राइस बढ़ गया। डिमांड बढ़ी तो प्राइस हमारा बढ़ा। अब अगर जो है से की डिमांड घट गई तो हमारा जो ग्राफ है वो यहाँ शिफ्ट कर जाएगा उस केस में, और ग्राफ यहाँ शिफ्ट कर गया तो जो पहले प्राइस था वो ये था, अब नया प्राइस जो है घट जाता है। ठीक है, तो प्राइस भी घट जाता है। बेसिकली यही इतनी बात पूरे कर्व में आपको समझाई सिखाई गई है। चारों केसेस मैंने एक साथ ही यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला टॉपिक लेंगे। मैंने आपको समरी समझा दी है, इंटरप्रेटिंग द चेंजेज इन द प्राइस एंड क्वांटिटी। प्राइस और क्वांटिटी में जो चेंजेस होते हैं उसको इंटरप्रेट करेंगे। लेट्स गो बैक टू द आवर अर्लियर एग्जांपल ऑफ द ब्रेड का एग्जांपल फिर से लेंगे। सपोज दैट यू गो टू द स्टोर एंड सी दैट द प्राइस ऑफ ब्रेड हैज डबल्ड। मान लो आप दुकान पर गए और पता चलता है पहले 20 रुपये का पैकेट मिलता था हमें, अब ब्रेड 40 रुपये का पैकेट मिलना शुरू हो गया है। डज द इंक्रीज इन प्राइस मीन्स दैट द डिमांड, अब सवाल आपके दिमाग में आएगा कि क्या डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि देखो प्राइस दो ही केसेस में बढ़ेगा, या तो डिमांड बढ़ गई हो और या तो फिर सप्लाई घट गई हो। ठीक है, तो डज द इंक्रीज इन प्राइस मीन्स दैट द डिमांड फॉर द ब्रेड हैज राइजन, और डज इट मीन दैट ब्रेड हैज बिकम मोर एक्सपेंसिव प्रोड्यूस। मतलब या तो ब्रेड बनाने में ज़्यादा खर्चा लग रहा है इसीलिए सप्लाई घट गई है, और या तो फिर जो है डिमांड बढ़ गई है इसलिए महंगा हो गया है। तो क्या सही आंसर होगा हम नहीं बता सकते है ना। द करेक्ट आंसर इज दैट विदाउट मोर इन्फॉर्मेशन यू डू नॉट नो, इट कुड बी आइदर वन और इवन बोथ। मतलब बिना ज़्यादा और जानकारी के ये पॉसिबल नहीं होगा कि हम क्या बता दें, भाई हमें नहीं पता है कि डिमांड बढ़ी है कि जो है इसको प्रोड्यूस करना महंगा हो गया है, या हो सकता है दोनों कारण हो। ठीक है, तो लेट्स लुक एट अनदर एग्जाम्पल, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम करने का क्या प्रयास कर रहे हैं सर, हम यहाँ पर प्रयास ये कर रहे हैं कि मान लो किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया, किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया है, तो हमारा उद्देश्य ये जानने का है कि डिमांड साइड प्रभावित हुई है कि सप्लाई साइड प्रभावित हुई है, बस यही हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे जानेंगे वही यहाँ पर हम देख रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि अगर ब्रेड का प्राइस बढ़ जाए तो ये बता पाना मुश्किल है हमारे लिए कि भाई पता नहीं डिमांड बढ़ी है या पता नहीं सप्लाई घटी है क्योंकि महंगा हो गया प्रोड्यूस करना। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लिया, इफ फ्यूअर एयरलाइन टिकट्स आर सोल्ड, पता चलता है कि एयरलाइन के टिकट पहले से कम बिक रहे हैं, इज द कॉज दैट एयरलाइन फेयर्स हैव गॉन अप। अब हो सकता है कि एयरलाइन का जो भाड़ा था, किराया था, वो बढ़ गया है, या फिर जो है एयर ट्रेवल की जो डिमांड है वो घट गई है, लोग यात्रा ही नहीं करना चाहते हैं, लोग यात्रा ही नहीं करना चाहते हैं। तो प्राइस बढ़ा तो है, या तो प्राइस बढ़ा है ना, क्योंकि कम टिकट बिके हैं, तो या तो जो है प्राइस बढ़ गया है इसका, और या तो फिर जो है डिमांड घट गई है, इसीलिए कम जो है टिकट की डिमांड हो रही है। इकोनॉमिस्ट डील विद दीज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस ऑल द टाइम। जो इकोनॉमिस्ट होते हैं उनको इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा जो है डील करने पड़ते हैं। व्हेन द प्राइस आर क्वांटिटी चेंजेज इन द मार्केट डज द सिचुएशन रिफ्लेक्ट द चेंज ऑन सप्लाई साइड और द डिमांड साइड। तो मतलब जब भी किसी कमोडिटी की प्राइस या क्वांटिटी में चेंज आता है तो वो क्या दिखाता है, क्या सप्लाई साइड में चेंज हुआ है या फिर डिमांड साइड में चेंज हुआ, किस साइड में चेंज हुआ हमें क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन उनके सामने आते रहते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन वो फेस करते रहते हैं भाई कि कौन से साइड में चेंजेस आए हुए हैं। अब ये बोल रहे हैं कि समटाइम्स सिंपल सिचुएशन है, तो क्या करना है, समटाइम्स इन सिंपल सिचुएशन लुकिंग एट द प्राइस एंड क्वांटिटी साइमल्टेनियसली, यानी कि हम प्राइस को और क्वांटिटी दोनों एक साथ अगर देखें तो एक क्लू मिल जाता है, गिव अ क्लू अबाउट वेदर इट इज द सप्लाई कर्व दैट इज शिफ्टेड आर द डिमांड कर्व।
तो अगर सिंपल सिचुएशन है तो प्राइस को देखो और क्वांटिटी को देखो तो एक आइडिया लग जाता है कि सप्लाई साइड शिफ्ट हुआ है या डिमांड साइड शिफ्ट हुआ है। एग्जांपल के लिए इन्होंने बताया, फॉर एग्जांपल अ राइज इन द प्राइस ऑफ ब्रेड, ब्रेड के प्राइस में राइज हुआ है, accompanied बाई डिक्रीज इन द क्वांटिटी, क्वांटिटी डिक्रीज हुई है। प्राइस बढ़ा है और क्वांटिटी घटी है, तो ये क्या बताता है, दैट द सप्लाई कर्व हैज़ शिफ्टेड टू द लेफ्ट, डिक्रीज हुई है सप्लाई में। ठीक है, हमारा देखो प्राइस, ध्यान दो, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड के हिसाब से देखें, और प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी की डिमांड घटेगी। और इसमें सप्लाई साइड में क्या होता है, अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी की जो डिमांड, मतलब क्वांटिटी जो सप्लाई की जाती है, प्राइस बढ़ेगा तो बढ़ाई जाती है, और अगर प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी, अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई में क्या होगा, हम ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा क्वांटिटी में देना पसंद करेंगे। यहाँ पे उल्टा चलता है, अगर देखो ऐसे समझ लो, अगर क्वांटिटी ज़्यादा सप्लाई की जाएगी तो प्राइस घटेगा, ये ज़्यादा सूटेबल है। क्वांटिटी अगर सप्लाई ज़्यादा की जाएगी, दिस इज डिमांड साइड, दिस इज सप्लाई साइड। अगर क्वांटिटी ज़्यादा सप्लाई की जाएगी तो प्राइस घटेगा, अगर क्वांटिटी कम सप्लाई की जाएगी तो सर प्राइस बढ़ता है, बराबर है। तो ये सिचुएशन है। अब यहाँ पर हमारे पास इसने कहा कि राइज ऑफ द प्राइस ऑफ ब्रेड, ब्रेड का प्राइस तो बढ़ा लेकिन क्वांटिटी घट गई, तो देखो प्राइस बढ़ा लेकिन क्वांटिटी घट गई, इसका मतलब सप्लाई में शिफ्ट हुआ है, इसका मतलब सप्लाई कर्व में शिफ्ट हुआ है, सप्लाई कम हुई है। देखो सप्लाई कर्व, सप्लाई कम हुई है। ठीक है, दूसरा देखो, अ राइज इन द प्राइस, अब दूसरा इसको हटाते हैं फ्रेंड, राइज इन द प्राइस, प्राइस में राइज हुआ है, प्राइस बढ़ा है, accompanied बाई इंक्रीज इन द क्वांटिटी, क्वांटिटी भी इंक्रीज हुई है। देखो प्राइस भी बढ़ गया और क्वांटिटी भी बढ़ गई, तो देखो ऑब्वियसली लग रहा है ना कि हाँ डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ है, डिमांड बढ़ी है, डिमांड बढ़ी है। तो accompanied बाई इंक्रीज इन द क्वांटिटी इंडिकेट दैट द डिमांड कर्व फॉर द ब्रेड हैज प्रोबेबली शिफ्टेड टू द राइट एंड इंक्रीज इन द डिमांड। ये बताता है कि भाई डिमांड कर्व में शिफ्ट आई है, डिमांड बढ़ी है, इंक्रीज इन द डिमांड हुआ है। मैंने आपको दिखा ही दिया कि इन दोनों, इसको देख करके आप बता सकते हैं भाई कि प्राइस बढ़ा बदले में क्वांटिटी बढ़ी, तो डिमांड का कॉन्सेप्ट है। प्राइस बढ़ा क्वांटिटी बढ़ी, यहाँ नहीं हो रहा है। देखो प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी घटी होता तो ये रहता। ठीक है, तो प्राइस बढ़ी और क्वांटिटी बढ़ी, इसका मतलब डिमांड कर्व में बढ़ोतरी आई है, क्वांटिटी बढ़ी है, इसका मतलब डिमांड कर्व में, डिमांड में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, यहाँ पर क्या था, इसके पहले वाले एग्जाम्पल में, पिछले वाले में प्राइस बढ़ा था लेकिन क्वांटिटी घटी थी, तो ये सप्लाई साइड का है, प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी घटेगी, और यहाँ क्वांटिटी घटी, इसका मतलब सप्लाई घटी है, वहाँ डिमांड बढ़ी थी। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आपको एग्जाम्पल में इन्होंने फिगर 13.9 में दिखाया हुआ है। ये फ्रेंड्स जो है 39A है, 13.9A फिगर है ये, और 13.9 का B फिगर है ये हमें डिस्कस करना है थोड़ा सा, लेकिन मैंने लगभग फ्रेंड्स आपको बता दिया है, बात आपको समझ में आ गई। इन बोथ, मतलब ये कहने का मतलब है कि दिस पॉइंट इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 13.9, इस बात को फिगर 13.9 में दिखाया गया है, और 13.9 के दो पार्ट हैं, पैनल ए और पैनल बी। ठीक है, इन बोथ पैनल ए और बी में जो क्वांटिटी है गोज अप, क्वांटिटी बढ़ रही है। ठीक है, क्वांटिटी गोज अप, बट इन प्राइस राइजेज एंड इन बी प्राइस डिक्रीजेज। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि चाहे पैनल ए हो फ्रेंड्स, चाहे पैनल बी हो, दोनों में क्वांटिटी ऊपर जा रही है, क्वांटिटी बढ़ रही है। तो क्वांटिटी बढ़ने का मतलब ये हुआ, ये डिमांड साइड का है सर, मैंने लिख दिया है आपके लिए, और ये सप्लाई साइड का है। दोनों केसेस में ये बता रहे हैं फ्रेंड्स हमें कि जो क्वांटिटी है ऊपर जा रही है, क्वांटिटी ऊपर जाने का मतलब ये वाला केस हो गया हमारे लिए, और क्वांटिटी ऊपर जाने का मतलब हुआ ये वाला केस हो गया हमारे लिए। ठीक है, हमारे काम का केस, यानी कि अगर हम डिमांड साइड में देखें तो भाई प्राइस बढ़ रहा है, बदले में क्वांटिटी बढ़ रही है, और सप्लाई साइड में देखें तो प्राइस घट रहा है और क्वांटिटी बढ़ रही है। तो उन्होंने बोला कि भाई दोनों केसेस में क्वांटिटी ऊपर जा रही, तो देखो क्वांटिटी वाकई दोनों में ऊपर जा रही है, लेकिन 13A में प्राइस बढ़ रहा है, 13A में देखो प्राइस बढ़ रहा है, और 13B में प्राइस गिर रहा है। बात आपको समझ में आई? इसका मतलब ये हो कि 13A में क्या हुआ है, डिमांड बढ़ी है, और 13B में क्या हुआ है, सप्लाई जो है घटी है। क्या है, डिमांड सप्लाई बढ़ी है, सॉरी सप्लाई बढ़ी है। इसमें डिमांड बढ़ा तो प्राइस बढ़ गया, और इसमें सप्लाई बढ़ी तो प्राइस घट गए हैं।
वही बात यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आएगा आपको। देखिए कुछ नया नहीं है, हमारा क्या था, दिस इज़ आवर सप्लाई कर्व, ठीक है, ये हमारा डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, ये डिमांड कर्व है। उस प्राइस क्या है, यहाँ पर है, यहाँ मान लो 100 है, यहाँ 200 है, यहाँ 300 है, यहाँ 400 है। अब क्या हुआ हमारा फ्रेंड्स, डिमांड बढ़ गई। ये बोल रहे हैं कि डिमांड बढ़ गई, कोई नई चीज़ नहीं सीख रहे हो, सिखाया है पहले भी। डिमांड बढ़ गई, अगर डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। देखो नया प्राइस 300 पे पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, वही बता रहे हैं कि भाई डिमांड बढ़ा, बदले में जो है प्राइस बढ़ गया, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है, देखो यहाँ पर सप्लाई भी बढ़ गई है। देखो यहाँ 10 ऑटोमोबाइल सप्लाई किए जाते थे, यहाँ 15 ऑटोमोबाइल सप्लाई किए जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ सर, प्राइस भी बढ़ा और क्वांटिटी भी बढ़ गई। यही बात इन्होंने 13 पॉइंट ए में बताया हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, बोथ पैनल ए और बी में क्वांटिटी ऊपर जाती है, लेकिन 13 ए में प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस राइजेज। 13.9 ए में शोज दैट द केस ऑफ एन इंक्रीज इन द डिमांड आर ए शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि भाई डिमांड बढ़ रही है, इंक्रीज इन द डिमांड, इसीलिए नया कर्व हमारे सामने, नया कर्व लाया गया है, डिमांड कर्व में शिफ्ट हुआ है। एज ए रिजल्ट ऑफ द शिफ्ट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेज फ्रॉम 10 to 15 यूनिट। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अब 10 की डिमांड की जगह पर 15 की डिमांड हो जाती है। क्यों, क्योंकि डिमांड बढ़ी है भाई, डिमांड बढ़ी है तो डिमांड ऑब्वियसली 10 की जगह पर 15 की डिमांड की जाएगी, ठीक है। उसके बाद में दूसरी सिचुएशन देख लीजिए, इसमें क्या हो रहा है, इस फिगर में देखिए हमारी डिमांड सेम है, हमारी सप्लाई क्या हो रही है, डिमांड सेम है, डिमांड इज सेम। तो उस केस में प्राइस ये है और सप्लाई जो है बढ़ गई, सप्लाई बढ़ गई है। अगर सप्लाई बढ़ गई है तो ऑब्वियसली प्राइस हमारा डाउन चला जाएगा, प्राइस हमारा डाउन चला गया। लेकिन ये भी ध्यान दें कि जो है जो डिमांड थी पहले 10 की थी और अभी जो है 15 की हो गई है, ये भी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, इन दिस केस सप्लाई शिफ्ट चेंजेस द मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट फ्रॉम ई टू ई डैश। मतलब सप्लाई कर्व में चेंज होने की वजह से ई से ई डैश की तरफ हमारा सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाता है। एज ए रिजल्ट द क्वांटिटी चेंजेस फ्रॉम 10 to 15 यूनिट। इसका असर ये होता है कि जो क्वांटिटी है वो 10 से 15 की तरफ शिफ्ट कर जाती है, ठीक है। बट द डिमांड कर्व डज नॉट चेंज। यहाँ पर डिमांड कर्व में कोई चेंज नहीं हुआ है भाई, वो तो हमने भी देखा है कि डिमांड कर्व वही तो है, जो डिमांड कर्व हमारा पहले था वही सेम डिमांड कर्व अभी भी है, डिमांड कर्व में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। रेदर क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेज, जो हमने क्वांटिटी सप्लाई करी थी वो इंक्रीज कर दी, पहले हम कम सप्लाई करते तब हमने ज़्यादा सप्लाई कर दी है, इंक्रीजेज। एज कंज्यूमर मूव अलॉन्ग द देयर डिमांड कर्व फ्रॉम ई टू एफ डैश इन रिस्पॉन्स टू द प्राइस चेंजेज। और इसका असर ये होता है कि जो कंज्यूमर है वो डिमांड कर्व में ई से हट करके एफ डैश की तरफ बढ़ जाता है, ठीक है। तो बोगस बातें हैं, मतलब अगर हम देखें ना तो इसमें बहुत ज़्यादा समझने जैसा कुछ है नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी बता दिया मैंने हम आपको। तो इंटरप्रेटिंग चेंजेज इन द प्राइस और क्वांटिटी में हमें ये समझना था, सिंपल सा ये समझना है कि अगर मान लो तुम दुकान पर जाते हो और पता चला कि जो है चीनी का दाम बढ़ गया, तो सवाल आपके दिमाग में ये आएगा भाई कि क्या हुआ, आखिर क्या चीनी जो है, शुगर जो है, उसका प्राइस बढ़ गया है या उसकी जो है सप्लाई घट गई है। क्योंकि प्राइस बढ़ेगा या सप्लाई घटेगी, दोनों ही केसेस में मतलब या तो डिमांड बढ़ गई होगी, सॉरी प्राइस नहीं, या तो डिमांड बढ़ गई होगी चीनी की या तो सप्लाई घट गई होगी, दोनों केसेस में जो है इसका प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि डिमांड बढ़ी है कि सप्लाई जो है घटी है, कैसे पता किया जाए, डिमांड बढ़ी है कि सप्लाई घटी है, ये कैसे पता किया जाए, इसी के बारे में हमारा ये पूरा डिस्कशन है। आप दुकान पर जाते हैं, 40 रुपये किलो की चीनी आज 60 रुपये किलो की हो बैठी है। सवाल आपके दिमाग में आता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा, क्या चीनी ज़्यादा खाने लगे लोग या चीनी बननी कम हो गई, चीनी बननी बंद हो गई, दो में से एक ही केस हुआ होगा तभी ये दाम बढ़ा है। लेकिन सवाल का जवाब मिलना मुश्किल है कि हम ये कैसे पता लगाएं भाई कि क्या हुआ है, हुआ क्या है। तो हमें कुछ और जानकारी चाहिए, सिर्फ प्राइस नहीं, है ना, सिर्फ प्राइस बढ़ गया है इससे हमारा काम नहीं चलेगा, हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो उसमें इन्फॉर्मेशन में ये मिलता है कि भाई प्राइस तो बढ़ा ही है लेकिन साथ ही साथ में क्वांटिटी भी बढ़ गई है। मतलब पहले दुकानदार के पास 10 बोरी थी, आज 50 बोरी वो रखे हुए हैं, दाम भी बढ़ा है और बोरियां भी बढ़ी हुई हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्राइस बढ़े और क्वांटिटी भी बढ़े, प्राइस बढ़ता है और क्वांटिटी भी बढ़ती है, यानी कि डिमांड बढ़ती है, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो है डिमांड साइड में शिफ्ट हुआ है। कहाँ पर शिफ्ट हुआ है, डिमांड साइड में शिफ्ट हुआ है। डिमांड बढ़ी है, ज़्यादा डिमांड है, इसीलिए जो है प्राइस बढ़ा हुआ है,
यानी सप्लाई साइड में यहाँ पर शिफ्ट नहीं हुआ है। लेकिन अगर मान लो हमारा प्राइस बढ़ा, ठीक है, लेकिन क्वांटिटी घट गई, प्राइस तो बढ़ गया लेकिन सप्लाई क्वांटिटी घट गई, तो इस केस में क्या हुआ, हमारे सप्लाई में इशू हुआ है। हमारे किस साइड में इशू है, डिमांड में इशू नहीं हुआ है, क्योंकि अगर डिमांड में इशू होता तो ज़्यादा जो है क्वांटिटी में हम सप्लाई कर रहे होते। इसका मतलब सप्लाई कम हुई है जिसकी वजह से ये प्राइस बढ़ा है। तो यहाँ सप्लाई कर्व में चेंजेज आए हैं, सप्लाई साइड में चेंजेज आए हैं। ठीक है, बात समझे। तो इनका कहने मतलब यही है कि अगर हमें दो चीज़ें दे दी जाएँ नॉर्मल सिचुएशन में, प्राइस और क्वांटिटी, ठीक है, मान लो ये सिचुएशन है, क्वांटिटी बढ़ी हुई है और प्राइस घटा हुआ है, क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, डिमांड कर्व में चेंज आया है कि सप्लाई कर्व में चेंज आया है। इस बात का जवाब देते हैं हम लोग, दिमाग लगाएंगे, अपनी तरफ से तर्क देंगे। प्राइस घटा हुआ है और क्वांटिटी बढ़ी हुई है, तो कहाँ चेंज आया है। देखो खूब सारी चीनी आ गई मार्केट में, खूब सारी चीनी, तभी तो प्राइस घट गया। इसका मतलब ये हुआ कि सप्लाई ज़्यादा हो गई, सप्लाई बढ़ गई है। क्लियर होती है नहीं ये बात, ये सप्लाई बढ़ गई है इसीलिए तो प्राइस घट गया। खूब सारी चीनी आपने मार्केट में ला करके डंप कर दी, क्वांटिटी बढ़ गई और दाम घट गया। तो इससे हमें पता चला कि सप्लाई कर्व में चेंजेस हुए हैं, सप्लाई बढ़ी हुई है। हम क्लियर पा रहे हैं, डिमांड में नहीं बात हो रही है, क्योंकि डिमांड की बात होती तो यहाँ पर प्राइस में अप एंड डाउन दूसरे तरीके से होता है। ठीक है, तो अगर आपको इस बात का जवाब जानना है तो बस यही याद रखिए कि प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी बढ़ती है, प्राइस घटता है तो क्वांटिटी घटती है। ये डिमांड कर्व को प्रभावित करने वाले फैक्टर हैं। ठीक है, उल्टा अगर प्राइस बढ़ता है और क्वांटिटी घटती है, या प्राइस घटता है और क्वांटिटी बढ़ती है, तो ये सारे फैक्टर्स हमारे जो है डिमांड कर्व की जगह पे सप्लाई कर्व को प्रभावित करते हैं। फ्रेंड्स, किसको प्रभावित करते हैं, सप्लाई कर्व को। प्राइस बढ़ता है और डिमांड घटती है, या प्राइस घटता है क्वांटिटी बढ़ती है, तो ये किसको प्रभावित करते हैं, सप्लाई साइड को प्रभावित करते हैं। अगर ये आपको फिगर याद रहेगा तो बड़े आराम से हम इस बात का अंदाज़ा लगा लेंगे। जैसे भी मैंने आपको बताया था कि प्राइस घटा हुआ है और क्वांटिटी बढ़ी हुई है। देखिए प्राइस घटा हुआ है, क्वांटिटी बढ़ी हुई है, सप्लाई साइड प्रभावित हुई कि नहीं, सप्लाई बढ़ी हुई है। क्यू को देख करके बता दीजिए, क्यू ज़्यादा है तो सप्लाई बढ़ी हुई है। अगर प्राइस ज़्यादा है और क्वांटिटी कम है, प्राइस ज़्यादा है और क्वांटिटी कम है, इसका मतलब सप्लाई घटी हुई है और प्राइस बढ़ा हुआ है, तो हमारी सप्लाई घटी पड़ी है। ठीक है, तो हमारा सप्लाई कर्व यहाँ पर प्रभावित हुआ है। तो बस यही इतनी बात फ्रेंड्स हमें आपको समझानी थी। मैं मानकर चलता हूँ कि आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई है तो वीडियो को एक बार फिर से देखेंगे तो आप पकड़ ले जाएंगे, समझ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस यहीं पर अपना पूरा फ्रेंड्स जो है ये चैप्टर कवर हो जाता है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 है मेरे ख्याल से ये पूरा का पूरा कवर हो जाता है। अगले लेक्चर में हम इसके MCQ डिस्कस करेंगे और उसी के बाद में पूरी तरह से चैप्टर कवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।